धीरूभाई अंबानी को जब फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक आया तो वो हॉस्पिटल के डेथ बेड के ऊपर लेटे हुए थे। तब वो लेटे लेटे ये सोच रहे थे कि मैंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया, सब कुछ बिल्ड करा जीरो से, तो मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई कि आज मेरा एम्पायर डूबने पे है, मेरी हेल्थ पूरी खराब हो चुकी है और या मैं हॉस्पिटल पे ऐसे ही लेटा हुआ हूँ। जब उन्होंने बहुत डीपली इन चीज़ों को सोचा और एनालिसिस करा कि वो सब कुछ खुद करना चाह रहे थे, कुछ सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, जिसके चक्कर में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क नहीं कर पाए और वो हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल से निकलने के बाद कुछ टाइम उन्होंने अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया, डॉक्टर से बात करी, उसके बाद फाइनली उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो अब से हर चीज़ को खुद एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, बिजनेस को डीपली जीरो से लेकर ऊपर तक वो सब कुछ समझ चुके हैं। अब वो वर्क करेंगे स्ट्रेटेजीज के ऊपर, कंसल्टिंग्स के ऊपर और टीम बिल्डिंग के ऊपर। तो देखिए उन्होंने फिर क्या करा, मुकेश और अनिल दोनों को बुलाया और उनको कंपनी की आधी लीडरशिप थमा दी। मुकेश अंबानी को ऑपरेशंस दिया, मैन्युफैक्चरिंग दिया और अनिल को आगे की ग्रोथ और फाइनेंस का काम दिया और दोनों को चीज़ें समझाना चालू कर दी कि धंधे को ग्रो कैसे करना है, डेवलपमेंट कैसे करना है, टीम को आगे बढ़ाना कैसे है, प्रॉफिट्स को बढ़ाना कैसे और ग्रोथ कैसे करनी है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपको अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, आप चाहते हो कि महीने के 30, 40, 50 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आते रहते, सीईओ को हायर कैसे करना है, डैशबोर्ड, केपीआई, एग्रीमेंट्स, लीगल चीजें जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो बिजनेस के अंदर। पहली चीज आप समझो, फाउंडर डिपेंडेंसी आपको कंपनी से जीरो करनी पड़ेगी। वो होगी कैसे? अगर मैं आज किसी पर्सन को लेकर आ रहा हूं तो मुझे उसको नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर का विजन देना पड़ेगा, रेवेन्यू टारगेट देने पड़ेंगे, प्रॉफिट टारगेट देने पड़ेंगे, कंपनी की वैल्यूज, डिसीजंस, हायरिंग्स, जितने भी केपीआईज होते हैं बिजनेस के, उनको मेरे को नंबर्स में डेवलप करके उसको देना पड़ेगा। एक सीईओ से मुझे एक्सपेक्टेशन नंबर्स में होनी चाहिए, ना कि बिहेवियर में। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल देता हूं, मंथली रेवेन्यू का टारगेट केपीआई मैंने उसको दे दिया, नेट प्रॉफिट का दे दिया, ग्रॉस मार्जिन का दे दिया, कैश इन बैंक का दे दिया, मंथली एक्सपेंस का दे दिया, सेल्स कन्वर्जन रेशियो उसको बताया, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का उसको बताया, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का उसको डेटा दिया, रिपीट बिजनेस का मैंने परसेंटेज और डेटा दिया और टीम प्रोडक्टिविटी को नंबर्स में ले आया। अगर ऐसा फाउंडर आज आपके पास धंधे के नंबर नहीं है तो आप गैस करते रहोगे कि भैया मेरा धंधा अच्छा चल रहा नहीं चल रहा, सीईओ ढंग से परफॉर्म करा नहीं कर रहा। हमेशा हर चीज को नंबर्स में लेकर आओ, तब आप बिजनेस की ग्रोथ को देख पाओगे। उसके लिए आपको डैशबोर्ड बनाना है। उसमें क्या होता है, सीईओ डेली नंबर इनपुट्स करेगा, रेवेन्यू, प्रॉफिट, कैश फ्लो, पेंडिंग वर्क, न्यू लीड्स, कन्वर्जन रेट, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जिनसे आप देख पाओगे धंधा ग्रीन है या रेड है। देखो जितने भी बड़े फाउंडर्स होते हैं ना, चाहे आप जोमैटो के फाउंडर की बात कर लो, पेटीएम के फाउंडर की बात कर लो, या अमेरिका में बैठा बैठा जेफ बेजोस, वो दिन भर थोड़ा देखता किसके घर में डिलीवरी गई नहीं गई, डब्बा कहाँ गया, पार्सल कहाँ गया, पैसा रिफंड आया, रिटर्न आया, या कौन सा वेंडर लाना, सेलर लाना, नहीं। वो स्ट्रेटेजीज देखते हैं। उनके कैबिन में बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे होते हैं, जहाँ पे डेली ये हर 2 घंटे में नंबर्स अपडेट होते हैं, किस कंट्री से कितना प्रॉफिट बन रहा है, कैश फ्लो आ रहा है, सेल्स का चल रहा है, ट्रैफिक कितना आ रहा है वेबसाइट पे, समझ रहे हो? वो सारी केपीआई उनके कैबिन के अंदर होती है। और देखो जो एक सीईओ है ना, उसका सैलरी स्ट्रक्चर बताता हूँ क्या रखना है। पहली चीज रखना बेसिक पे, बेसिक तनख्वाह, उसके ऊपर उनका इंसेंटिव्स होता है नेट कैश ड्रिवन इन कंपनी, मतलब 10 करोड़ का कैश लेकर आए नेट, ये सारे एक्सपेंसेस हटा के, बट ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है। 10 करोड़ का कैश लेके आ गया तो आप उसको 1% इंसेंटिव दे सकते हो, नेट कैश आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, बट ये प्रॉफिट नहीं होता है क्योंकि इसमें टैक्स भी इन्वॉल्व होता है, डेप्रिसिएशन भी होता है, बहुत सारी अलग चीज इन्वॉल्व होती है। फिर जब आप फाइनल अपना इनकम टैक्स भरते हो, जिसमें आपका प्रॉफिट निकल कर रहा है, लेट्स सपोज 1 करोड़ रुपए, आफ्टर पैट मतलब टैक्स भरने के बाद आप उसको 5-10% का इंसेंटिव दे सकते हो टैक्स के ऊपर। फिर इसके बाद होता है कि अगर 10 करोड़ का नेट कैश लेकर आया है और 1 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो प्रॉफिट पे आप उसको इंसेंटिव दोगे, पैट उसको बोलते हैं। जैसे हो गया पैट 1 करोड़ का फाइल, 30 लाख आपका टैक्स में चला गया, 25 लाख रुपए इनकम टैक्स में चला गया, बचा 70-75 लाख। 75 लाख पे आप 10%, 5% अपने कंपनी के हिसाब से उसको दे सकते हो। मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ आप उसमें ब्रैकेट्स लगाओ कि जैसे लेट सपोज आप खुद धंधा चलाते हैं तो 1 करोड़ का प्रॉफिट इजीली कर लेते हैं, तो 1 करोड़ तक उसको 2.5% दो, 3 करोड़ तक 5% दो और 5 करोड़ के पैड पे सीधा उसको 10% दो। तो इससे क्या उसके अंदर मोटिवेशन रहेगी कंपनी का प्रॉफिट मेरे को बढ़ाना है, जैसे बाकी कंपनी के लीडर्स करते हैं, मुकेश अंबानी, अडानी, बिरला। देखो जो भी बड़ी कंपनी के एम्पायर्स होते हैं ना, ये सीईओज रखते हैं। अडानी के पास खुद 30, 40, 50 सीईओज है जो उनके डिफरेंट वर्टिकल वेंचर्स बिजनेस को चलाता है। बस वो प्रॉफिट देखते हैं कि एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट्स आ कितना रहा है, उसमें से 1% वो ले जाता है, बाकी कंपनी के पास रह जाता है। और देखो आप एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन को लाके सीईओ बना रहे हो तो सबसे पहले उसको डायरेक्टर बनाओ, एग्रीमेंट उसके सारे कर लो कि कंपनी के बोर्ड रेजोल्यूशन के बिना, किसी भी चीज के बिना, लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेगा, चेक पे साइन नहीं करेगा, किसी को पैसा लेन देन का काम नहीं करेगा। प्लस हर महीने उससे रिपोर्ट लो, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कैश रिच है या नहीं, साइंड। होता क्या मैं आपको बताता हूँ, मेरे क्लाइंट के साथ ही मिस्टेक हो गई थी। वो एक सीईओ लेकर आया,
वो किसी दूसरे सिटी में चला गया फाउंडर, उससे 20-25 साल कंपनी चलाई, किसी दूसरे बंदे को लाके कंपनी थमा दिया। वो बंदा जो था वो सिर्फ एम्प्लॉय था, ठीक है। अब वो एम्प्लॉय क्या करता था, डायरेक्टर से सारी चीजें साइन करवाता था, जो कि मेरा क्लाइंट था। लेटर ऑन क्या हुआ, उस बंदे ने 50 करोड़ का लोन कंपनी पे छोड़ दिया। ये चीजें मालूम पड़ी डायरेक्टर्स को आफ्टर 10 ईयर्स, और वो बंदा फरार हो गया, भाग गया, कंपनी छोड़ के चला गया। समझ गया आप बात को। अब लायबिलिटी किस पे आ गई, डायरेक्टर्स के ऊपर आ गई, साइन सारे उनके थे, और ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी उनके पास कि जहां पे कह सके कंपनी प्रॉफिटेबल थी नहीं थी, कैश थी नहीं थी। इसलिए लो उससे डेटा हर महीने साइन करवा के लो कि भाई कंपनी में पैसा कितना है, कैश कितना है, लायबिलिटी कितनी है। ऐसा तीनों कल को हिडन लायबिलिटीज आपके माथे छोड़ के गायब हो जाए तो वहां पे आप डूब सकते हो। तो उससे हर महीने आपको साइन रिपोर्ट लेनी, इस चीज का ध्यान रखना। और अपने सीईओ को पीएनएल की ओनरशिप दो, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए रेवेन्यू, प्रॉफिट, कैश फ्लो, कॉस्ट कंट्रोल, टीम, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, इन सब चीजों की। क्योंकि जब तक ये डेटा सारे वो नहीं लेकर आएगा ना, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन नहीं लाएगा, टीम सेटिस्फेक्शन नहीं लाएगा, कैश फ्लो, प्रॉफिट, रेवेन्यू नहीं लेकर आएगा, तब तक धंधा नहीं चल पाएगा। तो उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। अगर वो ओनरशिप लेके काम नहीं करता, वो सीईओ के लायक नहीं है। अब ढूंढना कैसे ऐसे आदमी आपके धंधे के लिए, पहले एक बंदा ऐसा सेल्स में लेकर आओ, सेल्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको सेल्स का लीडर बना दो, सेल्स का लीडर में टॉप परफॉर्म कर रहा, टारगेट को हिट कर दिया, उसको ऑपरेशन हेड बना दो, ऑपरेशन हेड में बढ़िया तो फिर उसको सीईओ बना दो, सीईओ बढ़िया 10-15 साल काम करे, धंधा पूरा समझता है तो आप उसको डायरेक्टर बना दो, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ले लो। जब टाटा करता है, रिलायंस ऐसी पॉलिसी के ऊपर ग्रो हुआ और इतना बड़ा एम्पायर बन गया। अब देखो सीईओ का जो डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए ना, वो उसको दो। वेंडर सिलेक्शन करना, हायरिंग करना, प्रोसेस करना, टेक्नोलॉजी करना, डिपार्टमेंट के टारगेट सेट करवाना, बट विद एक स्टैंडर्ड दे दो कि भाई यहां तक आप डिसीजन ले सकते हो, इसके पार जाना है तो बोर्ड अप्रूवल चाहिए। जैसे 1 करोड़ के ऊपर लोन चाहिए, 50 लाख के ऊपर लोन चाहिए तो डायरेक्टर्स की अप्रूवल लगेगी। इस चीज का ध्यान रखना। सीईओ का रियल काम होता है आपके टाइम को बचाना, बिजनेस को चलाना, ऑटोमेशन करना, प्रॉफिट लाना और कैश रिजर्व को कंपनी के कंटिन्यूसली बिल्ड करना। जैसे आज रिलायंस के पास 7 लाख करोड़ का कैश पड़ा है बैंक अकाउंट में, फ्री रिजर्व है, कोई इससे पूछने वाला नहीं। आप समझ गए, कैश रिजर्व अच्छे होने चाहिए, सीईओ का काम है। और प्रॉफिटेबल भी करना, जैसे रिलायंस ने भी रिटेल में 12,000 करोड़ का प्रॉफिट करा है, पैट जिसको बोलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं, पैट कितने आ रहे हैं। अगर आप रिलायंस की एजीएम सुनते हो तो सीधा मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली में जो 5 मेंबर्स हैं प्रॉफिट्स की बात करते हैं कि आज हमारा रेवेन्यू 2,70,000 करोड़ हो गया, इबिट्टा हमारा 30,000 करोड़ है और 12,000 करोड़ का रिटेल में हमने पैड कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सारे जो टॉप लीडर्स होते हैं ये ऊपर के नंबर्स देखते, उनको कंट्रोल रखते हैं। अगर वो सही चल रहा है मतलब धंधा सही चल रहा है, वो नंबर्स ऊपर वाला छोड़ दिया बर्बाद हो जाओगे। इस चीज का ध्यान रखना। रेफरेंस चेक बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है, मैं किसी भी इंप्लॉय को लेता हूँ लीडरशिप रोल पे, पास्ट देखो, पास्ट उसकी हिस्ट्री है देखना जरूरी होता है। कई लोग कहते हैं पास्ट इग्नोर करो, बट मैं कहता हूँ देखा करो, उससे आइडिया लगता है। उसका जो एक्स बॉस है वहां उसका काम कैसा था, एक्चुअली होता क्या, कहीं एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी को छोड़ के निकला है ना, तो वो चीज देखो कि यार उसने झगड़ा करके तो नहीं निकला, समझ रहे हो, काम बिगाड़ के तो नहीं निकला, उसकी इंटेंशन कैसी है, उसकी वैल्यूज कैसी है। अगर ऐसा एम्प्लॉय है ना कि पिछले कंपनी का काम बिगाड़ के निकला, जब उसने 4 साल नौकरी करी है, तो वो आपके यहाँ भी 1-2 साल 3 साल टिकेगा, आपका भी काम बिगाड़ के निकलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। प्रेशर में कैसे काम करता है, इंटीग्रिटी कैसी, टीम के साथ कैसे चलता है और नंबर डिलीवर्स कैसे करता है। ओनरशिप देखो काम की, छोटे छोटे चीजें होती हैं जो ओनरशिप बताती है, लॉन्ग टर्म में मालूम पड़ता है। एक दिन में किसी को लाके सीईओ बना दो, कंपनी बिगाड़ देगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सेल्स में बंदे लाओ, सेल्स हेड बनाओ, फिर ऑपरेशंस में डालो, फिर सीईओ बनाओ। 1-2 साल का भले ही टाइम लगेगा बट क्वालिटी बंदा मिलेगा। रिलायंस, टाटा, सारे बड़ी ब्रांड्स इंटरनल प्रमोशन के दम पे सीईओ को लेकर आते हैं। जब जब किसी भी बड़ी कंपनी में बाहर से सीईओ आए, वो कंपनी बर्बाद हो गई है। स्टारबक्स का सीईओ पहले वाला बाहर से आया था, पूरे कंपनी को लॉस में डाल दिया। एक टाइम ऐसा था स्टारबक्स बंद होने पे आ गया था, वापस फिर किसी ऐसे बंदे को लेकर आए जिसने ग्राउंड से कंपनीज को बिल्ड कराए, कैफे चेन्स को बिल्ड कराए, उस बंदे को लगाया इन्होंने ऐसा सीईओ रोल के ऊपर, उसने कंपनी को वापस प्रॉफिटेबल करा। तो जो बंदा आप हवाई जहाज लेकर आओगे कि दूसरी कंपनी का बड़ा लीडर है, बड़ा अच्छा बंदा लगा देते हैं, बर्बाद करके धंधे में आपके ताला लगा के जाएगा। वो छोटे आदमी को पकड़ो तो शुरुआत से ग्राउंड लेवल्स के वर्क करते करते ऊपर चला गया हो। समझ गए बात को। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, मुकेश अंबानी, जितने भी आप बड़े लोग विजनरी देखते हो ना, इनके पास बढ़िया सीईओ होते हैं, टॉप लीडर्स होते हैं, जिनको ये आउटपुट और नंबर समझा देते हैं और फिर इनकी टीम के साथ नंबर्स पे लगते हैं, प्रॉफिट्स पे लगते हैं, ग्रोथ पे लगते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। अब सीईओ को अब हायर नहीं करना चाहिए जब धंधे में नंबर्स नहीं है, पैसे नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगलिंग बिजनेस में मतलब उसमें फाउंडर को ही काम करना है, थोड़ा स्टेबिलिटी है, फिर सीईओ को ग्रोथ के लिए लेकर आ जाओ। इस चीज का ध्यान रखना। और देखो मैं एक चीज और बोलता हूँ, सीईओ के रेड फ्लैग को समझो आप। ऐसा बंदा जो लेट आ रहा है, टीम का मतलब नंबर ही गलत आ रहा है कि भैया टीम का नंबर कुछ और है, ये कुछ और बात कर रहा है, फीडबैक नहीं है, टीम का रिटेंशन बहुत पुअर है, प्रॉफिट से ज्यादा तो ये एक्सपेंस की बात कर आता है बैठ के, कैश फ्लो को समझ नहीं रहा है, ठीक है, हर बार एक्सक्यूज दे रहा है, कुछ भी आपको डाउट लग रहा है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते हो, तो तुरंत इसका रिप्लेसमेंट चालू कर दो, ढूंढना, नया बंदा लेकर आ जाओ।
ठीक है। फाइनल मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, आपका काम है अगर बिजनेस को बड़ा करना तो सेल्स हेड लेकर आओ, सीईओ लेकर आओ, सीईओ से सारा एग्रीमेंट करो कि तेरे रोल्स, केपीआई, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहे, पूरी कंपनी तेरे जिम्मेदारी, हर महीने हमें रिपोर्ट चाहिए, कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ भी होता है, तू रिस्पॉन्सिबल है, इस चीज़ का ध्यान रखना। हो सके तो 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट करना, हर पन्ने पे साइन होगा, उसका नोटरी करवाना, ताकि ऑफिशियली आपके पास डॉक्यूमेंट रहे कि हमने हमारा पूरा धंधा इस पर्सन को दे रखा था, ये उसको चला रहा था। हाँ, कई लोग मेरे से पूछते हैं सीईओ लेकर आएंगे, काम सिखाएंगे, नया धंधा चालू कर जाते हो। भैया स्टारबक्स का सीईओ क्या नया धंधा खोल सकता है, नया स्टारबक्स बना सकता है? वो कॉफी की दुकान बना सकता है, स्टारबक्स नहीं बना सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो धंधे की ओनरशिप 100% अपने पास रखो, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क अपने पास रखो। जो आपका कैपिटल लगा है, जैसे फैक्ट्री बनाई तो उसमें पैसा लगा है 50-110 करोड़ रुपए, वो आपका लगा हुआ है। सीईओ खड़ा भी करेगा, कहीं से पैसे भी लगेगा तो उसको टाइम लगेगा। इतने टाइम में आपके पास एक जॉब रोल होना चाहिए सीईओ का, ताकि उस पर्सन को रिप्लेस करके हम नया बंदा लेकर आ जाओ। देखो ऐसा किसी बंदे की श्योरिटी नहीं होती, किसी रिलेशनशिप की, किसी पर्सन की, किसी एम्प्लॉय की कोई गारंटी नहीं है कि वो आज एक दिन भी टिकेगा या 100 साल टिकेगा। इसका कोई गारंटी, कोई रूल नहीं होता। कोई बंदा एक दिन में चला जाता है, कोई 10 साल में जाता है, कोई 5 साल में आता है, कोई 100 साल भी उसी कंपनी में रहता है, 50 साल, 100 साल, 80 साल पड़े रहते हैं लोग। टाटा के अंदर एम्प्लॉयज आप देखोगे ना, 40-50 साल वहीं उनका पूरा निकल जाता है। गारंटी कुछ भी नहीं है एम्प्लॉय की, इस चीज का ध्यान रखना। एक दिन टिकेगा या 100 साल तक वहीं बैठा रहेगा, समझ गए इस चीज को? बस 100 साल कोई जीता नहीं है। और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि वहां कोई गारंटी बिल्कुल भी नहीं होती किसी एम्प्लॉय की कितना टाइम वो टिकेगा। इसलिए हर जॉब वेल डिफाइंड होनी चाहिए, एसओपी होना चाहिए, सैलरी ये रहा, इंसेंटिव ये रहा, वर्क ये रहा, टाइम जोन ये रहा, आउटपुट ये रहा, सिंपल। ये बंदा छोड़ के चला गया, कल कोई खुद का कैफे डाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसी के रोल पे आप नया बंदा ले आओगे, क्योंकि उसको जीरो से स्टार्ट करना है और आप एक लेवल पे आ चुके हो जहां से आपको वापस आगे लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। कोई भी डाउट, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग का सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।